नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राधे राधे, जय श्री राम सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ राज्य के इतिहास पर अपन चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में दोस्तों मेवाड़ राज्य के इतिहास को आज आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जो शासक पढ़ा था उस शासक का नाम था मित्रों जगत सिंह प्रथम के बारे में अपन ने पढ़ा था। जगत सिंह प्रथम का शासन काल दोस्तों अपन ने देखा था कि जगत सिंह प्रथम ने 1628 से लगा के 1652 तक मित्रों मेवाड़ के इतिहास पर या मेवाड़ राज्य पर अपना राज चलाया था, अपना शासन किया था। राज जगत सिंह के शासन काल में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई मित्रों, उन सभी बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की थी। क्योंकि जगत सिंह प्रथम ने महल मालियों का निर्माण काफी मात्रा में करवाया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको लिखवाया था कि मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी 5 फरवरी दोस्तों 1615 ईस्वी में, उस संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन करने वाला जो शासक था वो जगत सिंह प्रथम। ये सारे बिंदु आपके दिमाग में रिव्यू रहने चाहिए, मोटे मोटे रूप में सेव रहने चाहिए, क्योंकि उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मित्रों जीर्णोद्वार का कार्य शुरू करवाया था। उसके अलावा कला विद्यालय की स्थापना, जिसे अपन तस्वीरों, कारखानों, चित्तेरोरी, ओवेरी इत्यादि नामों से दोस्तों अपन जानते हैं। इन सभी बिंदुओं पर मित्रों अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। और जगत सिंह के बाद में अगला जो अपन मित्रों शासक पढ़ने वाले हैं, अगला जो अपना शासक आने वाला है दोस्तों, उस शासक का नाम क्या है? राज सिंह। पिछली क्लास में अपन ने केवल हेडिंग लगाई थी, आज अपन विस्तार से चर्चा करते हैं किस शासक के बारे में? राज सिंह के बारे में। और राज सिंह का जो शासन काल है मित्रों 1652 से 1680 तक। बताइएगा, जो राज सिंह का शासन काल है दोस्तों, वो राज सिंह का शासन काल कब से कब तक का है? 1652 से लगा के 1680 तक का राज सिंह का शासन काल माना जाता है। दोस्तों, राज सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित होती देखिएगा। जितने भी अब शासक है सबका राज्याभिषेक वगैरह जो है वो उदयपुर में ही होने वाला है। तो राज्याभिषेक इत्यादि से संबंधित अपने को महत्व ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि यहां से जो राज्याभिषेक इत्यादि है उनका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। राज सिंह का शासनकाल अपने को याद रखना है मित्रों 1652 से 1680 तक का जो है राज सिंह का शासनकाल है। अब राज सिंह के काल में क्या क्या निर्माण होता है पहले वो पढ़ते हैं, फिर राज सिंह का मुगलों के साथ संबंध पढ़ते हैं कि राज सिंह जो है वो राज सिंह का मुगलों के साथ मित्रों संबंध क्या था। वो सारे फैक्ट जो है अपन दोस्तों क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन जो है राज सिंह के स्थापत्य कला के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं कि राज सिंह ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या नहीं बनवाया। उसके बाद राज सिंह के मुगलों के साथ संबंध, राज सिंह के काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीधा अपन पढ़ते हैं राज सिंह की स्थापत्य कला। तो पहला बिंदु अपने को हेडिंग लगाना है राज सिंह की स्थापत्य कला, यानी जो राज सिंह है उनके द्वारा किस किस का निर्माण करवाए। क्योंकि दोस्तों इनका जन्म इत्यादि, राज्याभिषेक इत्यादि परीक्षा के में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये जो है राज्याभिषेक अब जो भी शासक आएंगे उनका उदयपुर में होगा। और सरल सी बात है, शासनकाल 1652 में शुरू हो रहा है तो 1652 में ही इनका क्या किया जाएगा? राज्याभिषेक किया जाएगा। स्थापत्य कला में मित्रों सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए राज सिंह जो है, राज सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण झील बनती है। उस झील का नाम दोस्तों राजसमंद झील होता है। तो पहला ही स्थापत्य कला में मित्रों अपने को पता होना चाहिए कि राज सिंह ने एक झील बनाई थी। स्थापत्य कला बिंदु में इधर लगा देता हूं। राज सिंह की स्थापत्य कला में पहला ही बिंदु अपने को पता होना चाहिए, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। बताओ कौन सी झील का? राज सिंह ने झील है कौन सी? राजसमंद झील का क्या करवाया? निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। नाम से स्पष्ट है मित्रों कि इस राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राज सिंह के द्वारा। लेकिन इस झील में क्या है, झील के पास में क्या क्या स्थापत्य है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कब बनी झील, कैसे बनी? तो दोस्तों ये जो झील आपको दिख रही है ऐसी झील, ये झील समझिएगा राजसमंद झील है। और ये झील मीठे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है? मीठे पानी की।
तो इस झील में बताओ मित्रों पानी कहां से आता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो प्रमुख नदियां, एक नदी का नाम है गोमती नदी, बताओ कौन सी नदी? गोमती नदी। और एक नदी है जिस नदी का नाम है जामरी नदी। गोमती नदी और जामरी नदी के पानी को रोक करके, गोमती नदी और जामरी नदी के पानी को रोक करके दोस्तों, नदी के बीच का जो बहाव है उसमें रोक करके एक विशाल झील बनवाई गई है। उस झील का नाम बताओ कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद झील है मित्रों। अब इस झील के बारे में मित्रों ध्यान रखना है कि ये जो झील है बनाई तो राज सिंह ने है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इससे संबंधित और तथ्यों में देखना, इस झील के नींव की खुदाई, मित्रों ध्यान रखना, इस झील की जो नींव रखी गई थी उस नींव की खुदाई का कार्य 1659 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन जो प्रमुख रूप से इसकी खुदाई होती है वो 1662 ईस्वी में। ध्यान रखना है जो झील है राजसमंद, उसके नींव कब खोदी गई थी? 1662 ईस्वी में। मित्रों ध्यान रखना, इस झील का निर्माण कार्य जो है, इस झील का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से शुरू होता है 1665 ईस्वी में। बताओ मित्रों किस कब शुरू होता है? 1665। पहले नींव खोदी गई और उसके बाद ध्यान रखिएगा, नींव की खुदाई करने के बाद में नींव को भर करके इसकी चार दीवारें इत्यादि का इस झील का वास्तविक जो निर्माण कार्य शुरू होता है मित्रों 1665 ईस्वी में। दूसरा बिंदु ध्यान रखना दोस्तों, इस झील की नींव, इस झील की नींव, इस झील की नींव रणछोड़ राय के हाथों रखी गई। इस झील की नींव इस राज सिंह का दरबारी पंडित रणछोड़ राय के हाथों रखी गई, रणछोड़ राय के हाथों रखी गई। इस बात का भी अपने को विशेष ध्यान रखना है कि इस झील की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है? 1665 में पहला जो पत्थर रखा गया था वो पहला पत्थर रणछोड़ राय के हाथों रखा गया था मित्रों। अगला बिंदु अपने को यहां पर ध्यान क्या रखना है दोस्तों? अगला बिंदु ध्यान रखना है झील का निर्माण पूर्ण कब होता है? तो यह फैक्ट भी अपने को ध्यान रखना है, झील का निर्माण जो पूर्ण होता है मित्रों 1676 ईस्वी में होता है। झील का जो निर्माण कार्य पूर्ण होता है वो ध्यान रखिएगा, झील का जो निर्माण कार्य होता है 1676 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। और इस झील में कुल लागत कितनी आई थी? यानी इस झील को जब बनाया गया था तब इस झील की कुल लागत मित्रों 1 करोड़ 5 लाख रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास जो है मित्रों इस झील का निर्माण करने में पूरा खर्चा आया था। ये कुछ फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं कि राजसमंद झील जिसमें दो नदियों का मुख्यतः पानी आता है, गोमती और जामरी नदी, उसको रोककर बनाई गई मीठे पानी की झील जिसकी नींव की खुदाई 1662 ईस्वी में शुरू हुई। इसका निर्माण कार्य यानी वास्तविक रूप से इसका जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है चार दीवारें इत्यादि का वो 1665 में हुआ। पहला पत्थर रणछोड़ राय ने रखा, 1676 में झील का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है और इस झील में कुल खर्चा आता है 1,05,09,718 रुपए का। लेकिन मोटा मोटा अपने को ध्यान रखना है 1,05,00,000 रुपए का इस झील में क्या आता है? खर्चा आता है दोस्तों। ठीक है गुरुजी आगे बढ़ो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस झील की जो उत्तरी पाल है, इस झील की जो उत्तरी पाल यानी जो ऊपर की पाल है, जो झील के मुख्य की पाल है, इस पाल को दोस्तों नौ चौकी पाल कहते हैं। बताओ इस पाल को कौन सी चौकी पाल कहते हैं? नौ चौकी पाल। ये जो झील जो है राजसमंद झील की उत्तरी पाल दोस्तों, इस उत्तरी पाल को किस नाम से जाना जाता है? नौ चौकी पाल। क्यों कहा जाता है दोस्तों नौ चौकी पाल? इसके बारे में भी ध्यान रखना। जो झील के ऊपर की पाल का अर्थ होता किनारा, पाल का अर्थ क्या होता मित्रों? किनारा। ऊपर की किनारे का नाम नौ चौकी पाल है। ये कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका और एसआई के पेपर में भी, ये एसआई प्री के पेपर में 2011 में पूछा जा चुका मित्रों। इस राजसमंद झील की उत्तरी पाल किस नाम से जानते हैं? नौ चौकी पाल। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां झील की जो उत्तरी पाल है दोस्तों, यहां पर जो सीढ़ियां वगैरह लगी हुई है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 के अंक में आती है। यानी चाहे लंबाई नाप ले, चाहे चौड़ाई नाप ले, चाहे ऊंचाई नाप ले, 9 मीटर, 9 फीट, 9 सेंटीमीटर, यानी जो भी यहां पर कार्य हुआ है वो 9 के अंक में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात आता है। और 9 अंक यहां पर बार बार रिवाइज होने के कारण इस पाल का नाम मित्रों कौन सी पाल हो जाता है? नौ चौकी
पाल यानी उत्तरी पाल किस नाम से जानी जाती है मित्रों? नौ चौकी पाल के नाम से जानी जाती है। यह फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है मित्रों। इसी झील के किनारे मित्रों ध्यान रखना राज सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई है। इसी झील के किनारे दोस्तों ध्यान रखना, इसी झील के किनारे राज सिंह ने एक प्रशस्ति लिखवाई है। उस प्रशस्ति का नाम मित्रों कौन सी प्रशस्ति है? राज सिंह प्रशस्ति है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? कई शिलालेखों का समूह जो होता है, अगर केवल एक ही पत्थर है और उस पर कोई ऐतिहासिक जानकारी लिखी हुई है तो उसे तो अपन शिलालेख कहते हैं दोस्तों। और एक ही स्थान पर कई शिलालेखों का समूह हो जाता है तो वही शिलालेखों का समूह मित्रों प्रशस्ति कहलाता है। और राजसमंद झील के किनारे राज सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। यह लिखवाई तो राज सिंह ने थी, लेकिन इसका लेखक कौन है? तो राज सिंह प्रशस्ति जो है दोस्तों, उसका लेखक अगर पूछा जाए तो राज सिंह प्रशस्ति का जो लेखक है मित्रों, उस लेखक का नाम है रणछोड़ बट तेलंग। बताइए, इस राज सिंह प्रशस्ति का जो लेखक है उस लेखक का नाम क्या है? रणछोड़ बट तेलंग इसका लेखक है मित्रों। ठीक है गुरुजी यहां तक तो, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है मित्रों, ये जो प्रशस्ति है, ये जो राज सिंह प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। बताओ कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति को लिखा गया है। अब कुल कितने शिलालेखों का समूह है मित्रों? तो ध्यान रखना, यह प्रशस्ति कुल कितने शिलालेखों का समूह है? कुल 25 शिलालेखों का समूह है। कितने शिलालेखों का समूह है? कुल 25 शिलालेखों का समूह अपना कौन सी प्रशस्ति माना जाता है? राज सिंह प्रशस्ति दोस्तों माना जाता है। यानी यहां पर 25 शिलाएं हैं जिनका लेखन का कार्य रणछोड़ बट तेलंग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो प्रशस्ति है इसमें कुल 1600 श्लोक लिखे गए हैं। बताओ मित्रों कुल कितने श्लोक लिखे गए हैं? कुल 1600 श्लोक यहां पर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अपने 25 जो प्रशस्त शिलालेख है उन 25 शिलालेखों पर कुल 1600 अपने श्लोक अंकित है संस्कृत भाषा के। और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है मित्रों। बताओ कौन सी प्रशस्ति है? एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति हो जाएगी वो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति हो जाएगी राज सिंह प्रशस्ति, जो लिखवाई तो राज सिंह ने थी लेकिन जिसके लेखन का कार्य दोस्तों रणछोड़ बट तेलंग ने किया था। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। यहीं पर मित्रों ध्यान रखना, इसी के पास में ये जो प्रशस्ति है इसी के पास में एक मंदिर बना हुआ है। और यहां पर मित्रों जो मंदिर बना हुआ है झील के किनारे ही, ये मंदिर मित्रों बना हुआ है गेवर माता का। बताइए दोस्तों कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है इस झील के किनारे? इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है गेवर माता मंदिर। और गेवर माता मंदिर के बारे में अपने को ध्यान क्या रखना है कि एकमात्र ऐसी लोक देवी जो बिना पति के सती हुई, और जो बिना पति के सती होती है मित्रों उसे अपन कहते हैं आसती। बताओ उसे अपन मित्रों क्या कहते हैं? आसती। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र आसती बताइए, तो राजस्थान की दोस्तों जो एकमात्र आसती है वो गेवर माता है, जो बिना पति के सती होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बोमिया था, उसने शर्त रखी थी कि ऐसी महिला यहां पर कोई सती हो जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो, तभी इस झील का निर्माण पूर्ण होगा। और ऐसी महिला गेवर माता थी जो अपने इस झील के किनारे दोस्तों सती हो जाती है। और यह जो झील है मित्रों इसे राज समुंदर भी कहा जाता है। इस झील को मित्रों ध्यान रखना क्या कहा जाता है? राज समुंदर भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट जो है मित्रों अपने को किस झील के बारे में याद रखने हैं? राजसमंद झील के बारे में, जिसका निर्माण मित्रों किसके द्वारा करवाया जाता है? राज सिंह के द्वारा। 1662 में नींव की खुदाई, 1665 ईस्वी में इसकी आधारशिला रख करके निर्माण कार्य शुरू, 1676 में निर्माण पूर्ण। इसकी आधारशिला रखी रणछोड़ राय ने। कुल लागत आई 1,05,00,000। ऊपरी पाल पर 9 के अंक का संगम होने के कारण 9 चौकी पाल, किनारे
राज सिंह प्रशस्ति जो लिखवाई थी राज सिंह ने, लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, 25 शिलालेखों का समूह, 1600 श्लोक, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। झील के किनारे गेवर माता का मंदिर। गेवर माता एकमात्र आसती, आसती का अर्थ होता है बिना पति के सती होने वाली महिला आसती कहलाती। और इसी झील को क्या कहा जाता है, राज समुद्र भी कहा जाता है। और इस झील में गोमती वे जालरा नदी, गोमती नदी और जामरी नदी का पानी इस झील में आता है। और ये एक मीठे पानी की झील है जिसका निर्माण मित्रों किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। यहां तक छापिएगा राजसमंद झील, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जल्दी उतार लें, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक सभी का हो गया मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। ये था मित्रों राजसमंद की स्थापत्य पता, राजसमंद अपने राज सिंह की स्थापत्य कला का पहला निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण। दोस्तों इसके बाद राजसमंद के निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले कुछ निर्माण कार्य मित्रों देखते हैं। तो अगला ध्यान रखना दोस्तों, राज सिंह ने एक तालाब बनाया, उस तालाब का नाम है जन्ना सागर तालाब का निर्माण। मित्रों साथ के साथ लिखते रहना है, जन्ना सागर तालाब का निर्माण कहां पर करवाया था, जन्ना सागर तालाब का निर्माण करवाया, यह भी अपने को ध्यान में रखना। यह पड़ता है बाड़ी गांव में। बताओ कौन से गांव में, बाड़ी गांव। और मित्रों बाड़ी गांव कहां पर पड़ता है, बताओ मित्रों, उदयपुर में। यहां पर राज सिंह के द्वारा एक और अपने निर्माण कार्य करवाया जाता है। और यह जो निर्माण कार्य करवाया जाता है उस तालाब का नाम था जन्ना सागर। कोई बड़ा तालाब नहीं है, केवल याद रखना अगर पूछा जाए उदयपुर स्थित जन्ना सागर तालाब का निर्माण राज सिंह ने करवाया। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरबत विलास महल। महल का नाम क्या है, सरबत विलास महल। पहले स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं अपन, उसमें अपने को ध्यान रखना सरबत विलास महल एवं देबारी घाटी का किला। दो और निर्माण कार्य लिख लेते हैं, सरबत विलास महल एवं देबारी घाटी का निर्माण, देबारी घाटी के किले का निर्माण, देबारी घाटी के किले का निर्माण। यह भी मित्रों अपने राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यह सरबत निवास महल एवं देबारी घाटी का किला जो दोस्तों है, यह भी बताओ मित्रों कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों राज सिंह के बारे में अपने को ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट है, राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने, राज सिंह की पत्नी, राज सिंह की पत्नी, और राज सिंह की पत्नी का नाम मित्रों क्या था, राम रसदे। राज सिंह की पत्नी, राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने, राम रसदे ने उदयपुर में, उदयपुर में जया बावड़ी,
जया बावड़ी, जया बावड़ी जिसे अपन त्रिमुखी बावड़ी भी कहते, जया बावड़ी अथवा त्रिमुखी बावड़ी का क्या करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया। मित्रों ये भी अपने को ध्यान में, बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया, ये फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। ये 3 फैक्ट और उतार लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पहला तो जन्ना सागर तालाब उदयपुर में देबारी घाटी का किला और इनकी पत्नी ने जया बावड़ी का निर्माण करवाया। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो बाड़ी धौलपुर वाला अलग है दोस्तों, और ये बाड़ी गांव पड़ता है, वो बाड़ी तहसील है मित्रों। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया है। तो ये राज सिंह के कुछ और निर्माण कार्य थे। अब राज सिंह के कुछ अगले निर्माण कार्यों पर दोस्तों फिर से चर्चा करते हैं कि राज सिंह के और कौन कौन से निर्माण कार्य थे। देखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इनका निर्माण कार्य एक और था, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण। दोस्तों एक इन्होंने बनाया था, कौन सा मंदिर बनाया था, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण। ये श्रीनाथ जी मंदिर का जो निर्माण होता है मित्रों, ये बताओ कहां पर होता है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है दोस्तों, राजसमंद में। नाथ द्वारा मित्रों कहां पर पड़ता है, नाथ द्वारा पड़ता है मित्रों राजसमंद में। अब ये श्रीनाथ जी का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है साथियों। इस मंदिर का निर्माण करने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी कठिनाइयां आई थी। किस प्रकार की कठिनाइयां आई थी वो अपन कठिनाइयां देखते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए राज सिंह को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। कैसे करना पड़ा था दोस्तों, देखिएगा यहां पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस श्रीनाथ जी का मंदिर की जो मूर्ति है, इस मंदिर की जो मूर्ति है दोस्तों, ये मूर्ति कहां से आती है, ये मूर्ति आती है वृंदावन से। बताओ कहां से आती है, वृंदावन। और वृंदावन दोस्तों वर्तमान में कहां पर पड़ता है, यूपी में। देखिएगा वृंदावन में एक मंदिर बना हुआ था नाथ जी का, और उस समय जब राज सिंह अपना मेवाड़ का शासक था, उस समय जो मुगल शासक था वो मुगल शासक था औरंगजेब। बताओ मुगल शासक कौन सी जेब था, मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था। और औरंगजेब आपको पता है कट्टर धर्म विरोधी शासक था, यानी अपने मुस्लिम धर्म का कट्टर शासक था मित्रों। और वो हिंदू मंदिर तुड़वाता था। उसने कई हिंदू मंदिर तुड़वाने का प्रयास किया था। जीण माता का मंदिर है, इसने मेवाड़ में भी कई मंदिर तुड़वाने का प्रयास किया। ऐसे इसने सैकड़ों प्रयत्न किए, और उसी क्रम में दोस्तों वृंदावन के मंदिर को तुड़वाने की कोशिश औरंगजेब के द्वारा की जाती है, जहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई थी। यहां से वृंदावन से, जैसे ही वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति को खंडित करने के लिए औरंगजेब की सेना पहुंचती है दोस्तों, यहां के श्रीनाथ जी के 2 पुजारी, एक का नाम था गोपाल और एक का नाम था मित्रों दामोदर। एक का नाम तो था गोपाल और एक का नाम था दामोदर। श्रीनाथ जी मंदिर के 2 पुजारी गोपाल और दामोदर, जैसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे ही अपने वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति को खंडित करने पहुंचते हैं औरंगजेब की सेना, ये गोपाल और दामोदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाते हैं दोस्तों, और वृंदावन से फरार होकर के एक स्थान पड़ता है कदम खेड़ी। ध्यान से समझना इस घटनाक्रम को, ये कई बार अपने काम में आएगा। कदम खेड़ी वर्तमान में पड़ता है जोधपुर में, और उस समय ये आता था मारवाड़ रियासत में, यानी जोधपुर रियासत में। जैसे ही औरंगजेब की सेना वहां पर पहुंचती है मित्रों, वहां से गोपाल और दामोदर क्या करते हैं, नाथ जी की मूर्ति को उठाते हैं। और ध्यान रखिएगा, नाथ जी की मूर्ति को उठा करके दोस्तों यहां से फरार होते हैं, और फरार होकर के कदम खेड़ी आ जाते हैं। और ये कदम खेड़ी जो स्थान होता है, ये कदम खेड़ी स्थान दोस्तों
दोस्तों पड़ता है जोधपुर में। और उस समय जो जोधपुर का राजा था, जोधपुर के शासक का नाम था मित्रों जसवंत सिंह प्रथम। बताओ जोधपुर के शासक का नाम क्या था? जसवंत सिंह प्रथम। ये जसवंत सिंह प्रथम की शरण में आते हैं और जसवंत सिंह प्रथम को कहते हैं कि हमने ये काम कर दिया है। हालांकि उस समय जसवंत सिंह खुद उपस्थित नहीं था, उसके सरदारों से इनकी मुलाकात होती है और ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि औरंगजेब की सेना जो है वो वृंदावन में श्री नाथ जी की मूर्ति को तोड़ने आई है और हम ये नाथ जी की मूर्ति उठा करके यहां पर आए हैं, आप हमें यहां पर शरण दीजिएगा। इधर पीछे से औरंगजेब की सेना मंदिर में पहुंची तो देखा कि मंदिर की मूर्ति तो गायब है। मंदिर की मूर्ति तो क्या है? गायब है। और औरंगजेब को जब इस बात की सूचना लगती है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति गायब है, तो औरंगजेब दोस्तों बड़ा क्या है, औरंगजेब जो है बड़ा ही क्रोधित होता है और औरंगजेब एक आदेश जारी करवा देता है। औरंगजेब क्या आदेश जारी करवाता है? औरंगजेब कहता है कि जिस व्यक्ति ने भी या राजपूताना के जिस शासक ने भी यहां से मूर्ति लेकर भागे पुजारियों को शरण दे दी तो मैं उस रियासत के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। ऐसा शाही आदेश दोस्तों औरंगजेब जारी कर देता है। औरंगजेब को पता लग गया कि यहां के पुजारी मूर्ति लेकर फरार हुए हैं, इसलिए वो चाहता था कि पुजारी जल्द से जल्द हमारे हत्थे चढ़े। इसलिए उसने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि जो भी कोई रियासत इन पुजारियों को शरण देगी उनके ऊपर औरंगजेब आक्रमण कर देगा। पुजारी मारवाड़ में है और मारवाड़ के शासकों ने, मारवाड़ के सरदारों ने इनको शरण देने से मना कर दी। इनको पता है अगर शरण दे दी और पता लग गया तो औरंगजेब अपने ऊपर आक्रमण कर देगा। अब ये दोनों पुजारी और घबरा जाते हैं। पुजारी मन ही मन सोच रहे हैं कि हमने एक तो मूर्ति को बचाया है और ऊपर से कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। ये दोस्तों दोनों के दोनों गोपाल और दामोदर नामक पुजारी या मारवाड़ से सीधा पहुंचते हैं मेवाड़। बताओ मारवाड़ से सीधा कहां पहुंचते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ का उस समय का जो दोस्तों तत्कालीन शासक था, उस तत्कालीन शासक का नाम क्या है? राज सिंह। ये दोनों गोपाल और दामोदर दोस्तों राज सिंह की शरण में आते हैं और राज सिंह जी को कहते हैं कि राज सिंह जी, हमने वृंदावन से ये मूर्ति उठाकर लाए हैं, नहीं तो औरंगजेब इस मूर्ति को खंडित कर देता और अब हम चाहते हैं कि आप इस मूर्ति और हमारी रक्षा करें ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। राज सिंह तुरंत जवाब देता है कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप मेरी शरण में रहिएगा और मैं इस मूर्ति की रक्षा के लिए अगर 1,00,000 हिंदुओं के सर भी कटवाने पड़े तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति खंडित नहीं हो सकती। आप बेफिक्र मेवाड़ में रहिएगा, इस मूर्ति का मैं भव्य मंदिर में स्थापित करवाऊंगा और अगर इस मूर्ति की रक्षा के लिए मुझे 1,00,000 हिंदुओं के सिर भी कटवाना पड़े तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसा कथन राज सिंह कहता है और राज सिंह इन गोपाल और दामोदर नामक पुजारियों को अपने पास शरण देकर के मित्रों इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथ द्वारा में स्थापित करवा के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाता। उस मंदिर का नाम दोस्तों बताओ कौन सा मंदिर था? श्रीनाथ जी का मंदिर। यानी श्रीनाथ जी के मंदिर की मूर्ति वृंदावन से आई थी। लाया कौन था? गोपाल दामोदर लाया था। सबसे पहले मूर्ति लेकर कदम खेड़ी नामक स्थान पर आए जोधपुर में, लेकिन वहां पर शरण नहीं दी तो राज सिंह ने इस मूर्ति सहित पुजारियों को शरण देकर के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर का निर्माण होता है कहां पर होता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। दोस्तों ये नाथ द्वारा जो है, इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम हुआ करता था मित्रों, ये नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ हुआ करता था। और जैसे ही सिहाड़ गांव में नाथ जी की मूर्ति स्थापित होती है, इस सिहाड़ का नाम बदल करके दोस्तों नाथ द्वारा हो जाता है। यानी अगर नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम मित्रों कौन सा गांव हो जाएगा? सिहाड़ गांव हो जाएगा। और यहां पर 10 फरवरी 1672 ईस्वी को नाथ जी के मंदिर के निर्माण के साथ ही सिहाड़ का नाम बदलकर कौन सा हो जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद। तो यह घटनाक्रम मित्रों आपके पूरा दिमाग में होना चाहिए। अब मैं लिखवा देता हूं, आप जल्दी से उतार ले दोस्तों। अगला बिंदु लिखना है, स्थापत्य कला में चल रहे हैं। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव
राजसमंद में श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ध्यान रखना है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। अगला बिंदु, इस मंदिर की मूर्ति गोपाल व दामोदर नामक दो पुजारी वृंदावन से लेकर आए। वृंदावन यूपी में पड़ता मित्रों, वृंदावन से लेकर आए। नेक्स्ट, एक मंदिर और बनवाया इन्होंने, दूसरा मंदिर ध्यान रखना, द्वारिकाधीश का मंदिर। और ये द्वारिकाधीश मंदिर मित्रों कहां पर पड़ता है? कांकरोली। और ये कांकरोली कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। कांकरोली भी मित्रों पड़ता है राजसमंद में। अगला बिंदु, अंबे माता मंदिर। और अंबे माता का मंदिर मित्रों इन्होंने बनवाया अंबे माता मंदिर, और अंबे माता का मंदिर इन्होंने बनाया था उदयपुर में। ये कुछ महत्वपूर्ण अपने राज सिंह के निर्माण कार्य है मित्रों, जिनको जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतारिएगा दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रेजेंट में यहां शिव मूर्ति का निर्माण भी चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट में शिव मंदिर का निर्माण चल रहा है यहां पर। यहां तक उतारिएगा दोस्तों। ये कुछ अपने राज सिंह के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण कार्य है मित्रों। सबसे पहले अपने देखा राजसमंद झील बनाई थी, उसके किनारे क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जन्ना सागर तालाब बनवाया। इन्होंने मित्रों ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी रामरस दे ने अपने त्रिमुखा या जया बावड़ी बनवाई, देबारी घाटी का किला बनवाया, सरबत विनाश महल बनवाया। इसके अलावा द्वारिकादास का मंदिर कांकरोली में बनवाया। इसके अलावा मित्रों अंबे माता का मंदिर उदयपुर में बनवाया। और इसके अलावा दोस्तों अपने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था सिहाड़ गांव में। और उसी सिहाड़ गांव का दोस्तों नाम बदल करके क्या हो जाता है? नाथ द्वारा हो जाता है। और नाथ द्वारा मंदिर की जो मूर्ति आती है वो वृंदावन से आती है। पहले कदम खेड़ी जाते हैं और उसके बाद में ये राज सिंह की शरण में आते हैं। और ये तिथि याद रखना, 10 फरवरी 1672 को मूर्ति का विधिवत रूप से प्रतिष्ठान करवाया जाता है राज सिंह के द्वारा। यह था मित्रों अपने राज सिंह की स्थापत्य कला और राज सिंह का निर्माण कार्य। अब दोस्तों राज सिंह का जो है मुगलों के साथ यानी राज सिंह का औरंगजेब के साथ मित्रों संबंध पड़ते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब के साथ राज सिंह के क्या क्या संबंध रहे होंगे। ध्यान से समझना है, 10 15 20 मिनट आप पेन कॉपी साइड में रखें और आराम से समझें, उसके बाद अपन मित्रों लिखना शुरू करेंगे। इधर देखिएगा दोस्तों, इधर जो है अपना शासक मेवाड़ का शासक है राज सिंह। इधर अपना मेवाड़ का शासक है राज सिंह।
इस राज सिंह की उपाधियां वगैरह भी लिखेंगे। विजय काट का तो हिंदू धर्म रक्षार्थ। और राज सिंह का जो शासन काल है यह है 1652 से 1680। बताइए 1652 से 1680। और इधर अपना दिल्ली में जो मुगल शासक है वो दिल्ली में मुगल शासक बताओ मित्रों कौन सी जेब है? औरंगजेब। बताओ दिल्ली में मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है आपको पता है धर्मत का युद्ध 1658 और दोराई का युद्ध 1659 में जीत करके मुगल बादशाह बनता है और 1707 तक यह शासन करता है। यानी 1659 से इसका वास्तविक काल अपन मान सकते हैं। 1659 से लगा करके मित्रों 1707 तक के औरंगजेब जो है मुगल शासक होता है। अब राज सिंह के समकालीन मुगल शासक है, तो राज सिंह और औरंगजेब के मित्रों कैसे संबंध है उन संबंधों के ऊपर चर्चा करते हैं। और दोनों के संबंध दोस्तों, दोनों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और विरोधी होने के सभी कारण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो मित्रों ध्यान रखना आपके अत्यंत ही उपयोगी होने वाले हैं सेकेंड ग्रेड पीटीआई के बैचों में। आरएस मेंस के लिए तो विशेष रूप से ये अत्यंत ही उपयोगी कारण हो सकते हैं। इसलिए एक एक कारण को दोस्तों ध्यान से समझना है। दोनों के बीच में दुश्मनी के कारण, यहां पर मैं एक एक दुश्मनी के कारण आपके सामने लिख रहा हूं मित्रों। दुश्मनी के कारण समझते जाना है और उसके बाद में आपको विस्तार से लिखवा भी दूंगा। इसलिए एक बार पेन कॉपी साइड में रखिएगा और अपनी नजरें जो है वो बोर्ड पर कर लीजिए। मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कीजिए हॉरिजॉन्टल मोड पर और अनावश्यक कमेंट बंद करके इस घटनाक्रम को समझिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए औरंगजेब जो था उस औरंगजेब जब शासक बना था तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। केवल मैं समझा रहा हूं, उसके बाद अपन लिखेंगे। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। और शाहजहां के दोस्तों 4 पुत्र थे। शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था मित्रों उसका नाम था दारा शिको है। छोटा उससे पुत्र सुज्जा, और सुज्जा से छोटा मुराद, और मुराद से छोटा कौन सा जेब था? औरंगजेब। अब मित्रों ये 4 पुत्र है, दारा शिको है, सुज्जा, मुराद और औरंगजेब। जैसे ही शाहजहां दोस्तों अपने जीवन के अंतिम समय में आता है, यानी शाहजहां मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, उस समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के विवाद हो जाता है। शाहजहां का पुत्र दारा बड़ा है, इसलिए शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा को घोषित कर दिया था। लेकिन जो शासक बनना चाहता है वो शासक औरंगजेब बनना चाहता है। इसलिए दारा और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के दोस्तों बड़ा संघर्ष चलता, और यह संघर्ष 2 युद्धों में पूरा होता है। आपने इतिहास में एक युद्ध का नाम सुना होगा, धर्मत का युद्ध, और दूसरा स्थान दोस्तों आपने सुना होगा दोराई का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध है? दोराई का युद्ध। 1658 में होता है धर्मत का युद्ध, और 1659 में अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर दोराई का युद्ध होता है। इस युद्ध में जोधपुर का शासक जसवंत सिंह दारा के साथ में था। औरंगजेब की सेना कमजोर लग रही थी, इसलिए औरंगजेब जो है, इस औरंगजेब ने मेवाड़ के शासक राज सिंह से मदद मांगी। राज सिंह को कहा कि राज सिंह उत्तराधिकार युद्ध में तो मेरा सहयोग कर दे। लेकिन राज सिंह ने सहयोग नहीं किया, और राज सिंह ने सहयोग करने के लिए मना भी नहीं किया। यानी इसने ना तो हां करी और ना ही ना करी। क्यों? इस राज सिंह ने औरंगजेब को कहा कि मैं इस समय टिक्का दौड़ में व्यस्त हूं। इस राज सिंह ने औरंगजेब को मित्रों क्या कहा कि मैं इस समय टिक्का दौड़ में व्यस्त हूं। और राज सिंह ने 1658 ईस्वी में आपको पता हो तो इधर जब उत्तराधिकार का विवाद चल रहा था, इस उत्तराधिकार विवाद का दोस्तों फायदा उठाते हुए 1658 ईस्वी में टिक्का दौड़ प्रारंभ कर दी थी। टिक्का दौड़ क्या होती है? टिक्का दौड़ का अर्थ होता है कि राज सिंह शासन बनाते ही इसने अपने राज्य की सीमा से बाहर अपने सैनिकों को घोड़े पर सवार करके लूटपाट के लिए दोस्तों भेजता था। ऐसी जो दौड़ होती थी टिक्का दौड़, यानी राज सिंह अपने सैनिकों के सहयोग से
मुगल साम्राज्य या दूसरे राज्य की सीमा में अपने सैनिकों को लूटपाट करने के लिए भेजने की जो रिवाज होती थी, उस दौड़ को मित्रों टिक्का दौड़ कहते थे। इधर 1658 में अपने औरंगजेब और दारा लड़ रहे हैं और इधर राज सिंह ने मन ही मन में अपनी राजनीति की कुशलता का परिचय देते हुए, राज सिंह चाहता था कि औरंगजेब राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम छवि का शासक था और वो हिंदू धर्म के मंदिरों इत्यादि को तोड़वाने की कोशिश करेगा, ये राज सिंह को पहले ही पता था। इसलिए राज सिंह चाहता था कि औरंगजेब शासक नहीं बने। इसलिए राज सिंह इस उत्तराधिकार संघर्ष में इस औरंगजेब का सहयोग नहीं करता और इसने बहाना बना लिया कि मैं तो अभी कौन सी दौड़ में व्यस्त हूं, टिक्का दौड़ में। इस कारण हालांकि दोनों युद्ध औरंगजेब जीतता है और दिल्ली का शासक भी औरंगजेब बनता है, लेकिन मित्रों दुश्मनी का पहला कारण यहीं से शुरू हो जाता है कि उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह जो है, इस राज सिंह ने औरंगजेब का क्या नहीं किया था, सहयोग नहीं किया था। पहला बिंदु मित्रों आपको पूर्ण व्याख्या सहित याद होना चाहिए कि राज सिंह जो है, इस राज सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का क्या नहीं दिया था, सहयोग नहीं किया। अब उत्तराधिकार युद्ध में सहयोग नहीं किया। ठीक है गुरुजी, पहला तो क्लियर है क्योंकि यह सहयोग मांग रहा था और राज सिंह जो है इधर टिक्का दौड़ प्रारंभ कर देता है। ये लिखेंगे टिक्का दौड़ का फैक्ट भी। पहला दुश्मनी का कारण यहां से शुरू हुआ, यानी उत्तराधिकार युद्ध में सहयोग नहीं करना। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखना, जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब बन जाता है, औरंगजेब मुगल शासक बनता तो मुगलों में एक रिवाज था कि जो भी शासक बनेगा ख्वाजा साहब की दरगाह पर अपना माथा टेकने जरूर आएगा, क्योंकि ख्वाजा साहब की मजार जो है, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है और वहां पर दर्शन करने या चादर पेश करने के लिए कोई भी शासक बने वो आवश्यक रूप से आएगा। अब औरंगजेब जैसे ही शासक बना, औरंगजेब भी ख्वाजा साहब की दरगाह पर आता है और ख्वाजा साहब की दरगाह पर आकर के दोस्तों दर्शन करके जियारत कर लेता है। जब औरंगजेब अजमेर आया तो औरंगजेब ने अपना एक विश्वस्त सेनापति था जिसका नाम था अब्दुल्ला बेग। बताओ, अपना सेनापति जिसका नाम था अब्दुल्ला बेग। इस अब्दुल्ला बेग को कहा, अब्दुल्ला बेग आज हम अजमेर आए हुए हैं तो यहां से मेवाड़ पास में ही है और तू जा मेवाड़ में देख करके आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या हालचाल है। अब्दुल बेग जाता है और अब्दुल बेग चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचता है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचकर देखता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तो निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने आपको जब जगत सिंह पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था दोस्तों कि जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था और उसी निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा था राज सिंह। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण करने के लिए औरंगजेब ने भेजा अब्दुल बेग को, तो अब्दुल बेग यहां से वापस औरंगजेब के पास निरीक्षण करके लौटता है और औरंगजेब को कहता है कि महाराज वहां तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। औरंगजेब बड़ा नाराज होता। औरंगजेब ने कहा कि ऐसे कैसे निर्माण कार्य चल रहा है, मुगल मेवाड़ संधि हो रखी है और उस संधि में यह स्पष्ट शर्त रखी हुई है कि मेवाड़ के राजाओं को चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो दे दिया जाएगा लेकिन वो उसकी मरम्मत अथवा निर्माण कार्य नहीं करवा सकते। ये तो अपने संधि में शर्त है और मेवाड़ के महाराणा शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। तो औरंगजेब अपनी 30,000 सैनिकों के नेतृत्व में मित्रों, अपने एक सेनापति सादुल्ला खां के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ पर सेना भेज देता है शासक बनते ही, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो जो नया निर्माण कार्य हुआ था उस नए निर्माण कार्य को दोस्तों ये सादुल्ला खां 15-20 दिन वहां पर रुक करके ध्वस्त कर देता है। यानी जगत सिंह और राज सिंह इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवा रहे थे, उस निर्माण कार्य को ध्वस्त करवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ने किसको भेज करके ध्वस्त करवाया था? सादुल्ला खां को भेज करके ध्वस्त करवाया था। अब जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य ध्वस्त करवा दिया तो बताओ राज सिंह नाराज होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से नाराज होगा। यानी दूसरी नाराजगी का मित्रों कारण क्या था? दूसरी नाराजगी का दोस्तों कारण था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण को ध्वस्त करवाना। दूसरी नाराजगी का कारण क्या था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण दोबारा से हो रहा था, निर्माण को इसके द्वारा क्या करवा देना मित्रों? ध्वस्त करवा देना। दूसरा दुश्मनी का कारण हो गया। तीसरा देखना दोस्तों, तीसरा दुश्मनी का कारण क्या था?
तीसरा दुश्मनी का कारण था कि राज सिंह जो है हिंदू मंदिर बनवाता, जबकि औरंगजेब मंदिर तुड़वा देता। और आपको पता है औरंगजेब जब वृंदावन में नाथ जी की मूर्ति को तोड़ने के लिए गया था, उस समय नाथ जी की मूर्ति को भागकर लेकर आए थे गोपाल और दामोदर, और उन गोपाल और दामोदर को शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। तो औरंगजेब ने आदेश जारी कर रखा था कि कोई भी शासक राजपूताने का शरण नहीं देना चाहिए, लेकिन औरंगजेब के आदेश की अवहेलना करते हुए इस गोपाल और दामोदर को, बताओ मित्रों, क्या दी जाती है? शरण। गोपाल प्लस दामोदर को क्या दी जाती है? गोपाल प्लस दामोदर को क्या दी जाती है? शरण। और गोपाल दामोदर आपको पता है पुजारी है जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के दोस्तों आते हैं। चौथा कारण देखिएगा दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी, और किशनगढ़ की राजकुमारी का नाम था चारुमती। ये उस समय किशनगढ़ के शासक मान सिंह की बहन थी। किशनगढ़ का शासक है मान सिंह, और उस मान सिंह की बहन थी चारुमती, और चारुमती से विवाह करना चाहता है कौन सी जेब? औरंगजेब। लेकिन उसी समय चारुमती पत्र लिखती है राज सिंह को। क्यों लिखती है? चारुमती भगवान कृष्ण की भक्त थी और वो हिंदू धर्म को मानने वाली थी। चारुमती ने पत्र लिखा कि राज सिंह, मेरी शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध मुगलों के साथ की जा रही है, और मैं कृष्ण भक्त होने के नाते मुस्लिम धर्म में शादी नहीं करना चाहती, और इस समय पूरे राजपूताना में धर्म की रक्षा करने वाले आप मुझे एकमात्र शासक नजर आते हैं, इसलिए मैं आपको पत्र सुपुर्द कर रही हूं। अगर आप चाहें तो आप मुझे धर्म जो है उस धर्म को परिवर्तित होने से या मेरे धर्म की रक्षा आप मित्रों कर सकते हैं। राज सिंह को ऐसा पत्र लिखा जाता है कि मैं मुगलों के साथ विवाह नहीं करना चाहती, आप मेरे दोस्तों धर्म की रक्षा करें। तो राज सिंह जैसे इस पत्र को पढ़ता है, राज सिंह इस चारुमती के धर्म की रक्षा करने के लिए चारुमती को उठा करके मेवाड़ ले आता है, और चारुमती के साथ मित्रों क्या कर लेता है? विवाह। इधर औरंगजेब दुल्हा बनकर तैयार है, बाराती नागिन डांस कर रहे हैं, और उसी समय न्यूज आती है कि दुल्हन फरार, दुल्हने फरार। ऐसे समाचार औरंगजेब को मिलते हैं। दुल्हन फरार का अर्थ क्या हुआ मित्रों? औरंगजेब को इस बात की सूचना लगी कि जिस चारुमती से मैं विवाह करना चाहता था, उस चारुमती से विवाह तो कौन से सिंह ने कर लिया मित्रों? राज सिंह ने कर लिया। बताओ किसने कर लिया था? राज सिंह ने कर लिया दोस्तों। तो यह भी अपने को ध्यान में रखना है, चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता था, जबकि विवाह कर किसने लिया था? राज सिंह ने कर लिया था। इस कारण भी अपने ये दोनों के बीच बड़ी दुश्मनी हो गई थी। और अगला दुश्मनी का कारण था मित्रों 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को। बताइए 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को राज सिंह जो है 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को राज सिंह जो है, इस राज सिंह को छोड़, राज सिंह क्या, औरंगजेब जो है, इस औरंगजेब ने मित्रों एक कर लगाया था। उस कर का नाम था जजिया कर। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। इस कारण जजिया कर का सबसे ज्यादा विरोध किया था राज सिंह ने। राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा था कि कीड़े मकोड़ों की तरह कीड़े मकोड़ों को पीसने से अच्छा है औरंगजेब तू मेरे और राम सिंह से कर ले। उस समय हिंदू धर्म एक संगठन था, उसका अध्यक्ष था राम सिंह। बोला आम जनता से ये कर मत वसूल, आम जनता से कर वसूलने के बदले तू हमसे कर वसूल। जजिया कर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गैर मुसलमानों को, यानी मुसलमान जाति को छोड़ दें तो बाकी जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं उन पर यह कर लगा। वो अपने धार्मिक स्थल पर जाए या कहीं भी जाए तो उन्हें कर देना पड़ता था दोस्तों। उस कर को अपन कहते हैं जजिया कर। और 2 अप्रैल 1679 को जब जजिया कर औरंगजेब ने लगाया
तो औरंगजेब का विरोध करने वाला जो पहला हिंदू शासक था, वो पहला हिंदू शासक मित्रों कौन सा सिंह बना था? राज सिंह। इतने सारे कारण इन दोनों के बीच दुश्मनी के थे और इसीलिए दिसंबर 1679 में राज सिंह के ऊपर औरंगजेब दोस्तों आक्रमण करता है और उस आक्रमण में औरंगजेब को कोई सफलता नहीं मिलती और थोड़े दिनों पश्चात 1680 में राज सिंह जी का देहांत हो जाता है। आक्रमण के समय रतन सिंह चुंडावत की पत्नी ने अपना सिर वगैरह काट के दिया था, वो घटनाक्रम भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बार औरंगजेब और राज सिंह के संबंध खराब होने के प्रमुख कारण मित्रों क्या थे, वो सारे के सारे कारण दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला कारण आपको पता है, उत्तराधिकार युद्ध में सहयोग नहीं किया था। उत्तराधिकार को लेकर 2 युद्ध हुए थे औरंगजेब और दारा के बीच में, उसमें राज सिंह ने सहयोग नहीं किया। दूसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ था उसको ध्वस्त करवा दिया था। तीसरा, गोपाल दामोदर को राज सिंह ने शरण दी। चौथा, औरंगजेब मंदिर तुड़वाता, राज सिंह मंदिर बनवाता। पांचवा, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता लेकिन विवाह राज सिंह ने किया। छठा, 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उस कर का विरोध राज सिंह ने किया। इन सभी कारणों के कारण दिसंबर 1679 के अंदर औरंगजेब जो है वो राज सिंह के ऊपर दोस्तों क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ये सारे के सारे कारण मित्रों अपने को पता होने चाहिए। अब देखना दोस्तों, 2 अप्रैल 1679 के बाद में दिसंबर 1680 में बताइए कब आक्रमण करता है? जब इतने सारे दुश्मनी के कारण होते हैं तो औरंगजेब जो है दोस्तों, ये औरंगजेब दिसंबर 1679 में, दिसंबर 1679 में ये आक्रमण कर देता है। मित्रों ध्यान रखना, दिसंबर 1680 में आक्रमण करता है। 1679 में आक्रमण किस पर करता है? राज सिंह पर। और जब राज सिंह पर मित्रों आक्रमण कर रहा है दिसंबर 1679 में, उस समय जो राज सिंह था, उस राज सिंह का एक सेनापति था और राज सिंह के सेनापति का नाम मित्रों था रतन सिंह चुंडावत। बताओ, राज सिंह का जो सेनापति था, उस राज सिंह के सेनापति का मित्रों नाम क्या था? रतन सिंह चुंडावत था। अब जैसे ही औरंगजेब का आक्रमण होता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से मेवाड़ की सेना भी उसका आक्रमण का सामना करेगी और मेवाड़ की सेना का प्रतिनिधि बनकर के, मेवाड़ की सेना का जो सेनापति बनकर के जा रहा है, वो मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन जा रहा है? रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत के बारे में ध्यान रखिएगा मित्रों, रतन सिंह चुंडावत की अभी अभी नई शादी हुई थी और नई शादी हुई यानी इसकी पत्नी का जो नाम था मित्रों, इसकी पत्नी का नाम था सेहल कंवर। बताइए, इसकी पत्नी का नाम क्या था? सेहल कंवर। और ये जो सेहल कंवर है हाड़ौती की होने के कारण इस सेहल कंवर को मित्रों कौन सी रानी भी कहा जाता है? हाड़ी रानी। और हाड़ी रानी सेहल कंवर। अब औरंगजेब और राज सिंह के बीच कोई परमानेंट युद्ध नहीं हुआ था, छोटी छोटे स्थानों पर झड़प हुए थे, लेकिन औरंगजेब की सेना आ रखी है तो राज सिंह औरंगजेब की सेना को भगाने के लिए मेवाड़ का सेनापति बनकर के जाता है। मुगलों की सेना से रतन सिंह चुंडावत मित्रों लोहा लेता है और मुगलों की सेना से रतन सिंह चुंडावत जो है लोहा लेने के लिए युद्ध भूमि में जाता है, मुगलों की सैनिकों के सामने लड़ता है। लेकिन आज रतन सिंह चुंडावत की लड़ाई में वो धार नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है, वो तेजी नहीं है जिस कुशलता के लिए रतन सिंह चुंडावत जाना जाता है। यानी जितना योद्धा था, जितनी वीरता से कुशलता से वो युद्ध भूमि में लड़ता था, आज उतनी वीरता से रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि में मुगलों के सामने नहीं लड़ पा रहा है। क्यों नहीं लड़ पा रहा है मित्रों? इसके पीछे का कारण था रतन सिंह चुंडावत को याद सता रही है कौन सी कंवर की? सेल कंवर की। इसलिए वो आज आक्रामक बल्लेबाजी, जिस बल्लेबाजी के लिए वीरेंद्र सहवाग जाना जाता है, आज वीरू उस फॉर्म में नहीं है, आज वीरू उस फॉर्म में नहीं है। यानी आज इसका युद्ध में वो कौशल नहीं दिख रहा, क्योंकि इससे अपनी पत्नी सेहल कंवर की याद सता रही है दोस्तों। अब रतन सिंह चुंडावत क्या करता है?
अपने दो सैनिकों को भेजता है और भेज करके कहता है कि जाइए तुम मेरी पत्नी से कुछ सेनानी लेकर के आइए। मेरी पत्नी से कुछ क्या लेकर आइए? सेनानी लेकर आइए। सेनानी का अर्थ होता है मित्रों निशानी। बताइए सेनानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निशानी। बोला जाइए मेरी पत्नी से सेनानी अथवा निशानी लेकर आइए ताकि मैं अपनी याद को भुला करके इन मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा सकूं। ऐसी बात रतन सिंह चुंडावत अपने दो सैनिकों को मित्रों कहता है। रतन सिंह चुंडावत के सैनिक रतन सिंह चुंडावत की आज्ञा पाकर के दोस्तों सीधे के सीधे सहल कंवर हाड़ी रानी के पास पहुंचते हैं और हाड़ी रानी सहल कंवर को कहते हैं कि रानी महोदया, आपके पति रतन सिंह जी आज उस ढंग से युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी आपको याद रतन सिंह जी को आपकी याद सता रही है और रतन सिंह जी चुंडावत साहब ने आपसे कुछ सेनानी अथवा निशानी मंगवाई है। आप वो दे दीजिए ताकि रतन सिंह जी युद्ध में एकाग्रता के साथ लड़ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मित्रों जैसे ही इस बात को सुनती है सेल कंवर बड़ी चिंतित होती है। सेल कंवर सोचती है कि अगर मेरी याद आने के कारण रतन सिंह युद्ध में सही ढंग से नहीं लड़ पाया और मेवाड़ की सेना मान लीजिए पराजित हो गई तो मैं इतने बड़े पाप का क्या बन जाऊंगी, पापी बन जाऊंगी कि मेरी वजह से मेवाड़ सेना पराजित हो जाएगी। इसलिए हाड़ी रानी सेल कंवर तलवार उठाती है दोस्तों और अपनी गर्दन अपने धड़ से अलग कर देती है। अपनी गर्दन अपनी धड़ से अलग करके उन सैनिकों के हाथों में सौंप देती है और सैनिक उस कटी हुई गर्दन को लेकर के मित्रों रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचते हैं। रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंच करके रतन सिंह चुंडावत को वो गर्दन देते हैं कि लीजिए महाराज, आपकी रानी ने गर्दन काट करके आपको सेनानी के रूप में दे दी है। और मित्रों उस गर्दन को रतन सिंह चुंडावत अपने गले में डाल करके मुगल सैनिकों पर भूखे शेर की तरह टूट कर पड़ता है और मुगल सैनिकों को मेवाड़ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। यानी औरंगजेब के द्वारा जो मेवाड़ की सेना पर मेवाड़ पर जो आक्रमण किया गया था दोस्तों, उस आक्रमण को रतन सिंह चुंडावत असफल कर देता है और रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना को मित्रों भागने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। यानी 1679 में दिसंबर 1679 में औरंगजेब ने आक्रमण तो किया था लेकिन वो आक्रमण मित्रों सफल नहीं हो पाया था। उस आक्रमण को रतन सिंह चुंडावत ने हाड़ी रानी की गर्दन को अपने गले में डाल करके असफल कर दिया था और औरंगजेब यहां से चला जाता है। इस हाड़ी रानी सेल कंवर की इतनी वीरता को देख करके अपने राजस्थान के शेखावाटी में जन्मे एक कवि जिनका नाम था मेघराज मुकुल, उन मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी मित्रों हाड़ी रानी सेल कंवर के ऊपर और उस कविता का नाम दोस्तों था सेनानी। बताइए उस कविता का नाम क्या था? सेनानी कविता लिखी। किसके ऊपर लिखी? हाड़ी रानी सेल कंवर के ऊपर लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि अपनी गर्दन सेनानी के रूप में दी थी। और उस कविता के मित्रों बोल क्या थे? चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दियो सतरानी। ये जो कविता है इस कविता का नाम ही सेनानी है। और इस सेनानी कविता को लिखने वाले मित्रों जो व्यक्तित्व थे उस व्यक्तित्व का नाम था मेघराज मुकुल। कौन सी कविता लिखी थी? सेनानी कविता। ऐसी वीरांगनाएं अपनी ऐसी सतरानियां इस राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। कैसी सतरानियों ने? हाड़ी रानी सेल कंवर जैसी सतरानियों ने जिन्होंने अपने पति के सेनानी मांगने पर गर्दन तक काट करके उपहार दे दी है। इसीलिए तो दोस्तों राजस्थान की धरती को वीरों और वीरांगनाओं की धरती, सूरों और सूरवीरों की धरती कहा जाता है। यह था दोस्तों औरंगजेब और राज सिंह का संबंध। औरंगजेब और राज सिंह का संबंध क्या क्या था? औरंगजेब और राज सिंह में दुश्मनी के मित्रों क्या क्या कारण थे? एक के कारण अपन ने देखा। उसके बाद मित्रों औरंगजेब ने आक्रमण किया। आक्रमण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो घटनाएं सारी मित्रों अपन ने देखी थी और इन घटनाओं को अपन विस्तार से लिखेंगे भी। लेकिन आशा करता हूं कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच दुश्मनी
दुश्मनी के कारण, आक्रमण के कारण आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो कारण वगैरह है इनके बारे में मित्रों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।